नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बारे में। जैसा कि हमने कल देखा था कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो दो चरणों में पूर्ण होता है, जिसे में एक होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और दूसरे को कहते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, वो कैसे होता है, उसके दौरान कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं वो हमने कल देख ली थी। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को कंप्लीट देखने वाले हैं। साथ साथ में अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व होता है और समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बारे में। चलो देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बारे में। यह सारी बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह दो चरणों में होता है। पहला चरण कैसे होता है और कैसे एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, वहां तक हमने देख लिया था। अब जो ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। इसमें एक अवस्था आती है जिसे हम बोलते हैं प्रोफेज सेकंड, फिर आ जाएगी हमारी मेटाफेज सेकंड, इसके बाद में आ जाएगी एनाफेज सेकंड और लास्ट में आ जाएगी हमारी टीलोफेज सेकंड। तो ये चार अवस्थाएं हैं, ये हम अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंतर्गत देखने वाले हैं। हमें पता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, इससे होगा हमारा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। पहले होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और फिर होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब जैसे ही आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होता है, इसके बीच में आपका छोटा सा एक अंतराल आता है। छोटा सा क्या आता है? अंतराल। और उस अंतराल के बाद में हमारा जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, यह प्रारंभ हो जाता है। उस छोटे से अंतराल को हम क्या कहते हैं? उस छोटे को अंतराल को हम क्या कहते हैं? उसे अंतराल अवस्था कहते हैं। क्या कहा जाता है? अंतराल अवस्था या इंटरकाइनेज कहा जाता है। तो एक चीज ये वर्ड ध्यान रख लेना भाई, कौन सा वर्ड? जिसे हम बोलते हैं अंतरालावस्था, या जिसे कहा जाता है इंटरकाइनेज। तो इंटरकाइनेज आप समझ ही गए, सिंपल सी एक बात है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बीच के एक छोटे से एक अंतराल को क्या कहा जाता है? आपकी इंटरकाइनेज कहा जाता है। तो याद रखना, ये छोटा सा क्या होता है? अंतराल होता है। बीच में अत्यंत छोटा क्या होता है? अंतराल। तो ये सब कुछ देखने के बाद में अब हम देखते हैं प्रोफेज सेकंड को। हम ये चारों अवस्थाएं पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इस दौरान क्या क्या अंतर होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपके बदलाव होने वाले हैं। याद रखने की बात यह है कि आपका जो ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, ये समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। समसूत्री विभाजन के क्या होता है? समान। उसी के समान पूरी अवस्थाएं होती हैं, वो संपन्न होती हैं। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? इसे समविभाजन भी कहा जाता है।
समविभाजन भी कहा जाता है। ये सारी बात आप समझ गए होंगे कि इसे समविभाजन क्यों कहा जाता है। तो अब इसके बाद में यदि हम देखें कि प्रोफेज सेकंड है वो क्या है, क्या क्या उस दौरान अंतर आने वाले हैं, तो चलो देखो भाई। सबसे पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं प्रोफेज सेकंड। देखो, यदि हम प्रोफेज सेकंड का एक डायग्राम बनाएं तो ये क्या होती है, कोशिका। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली होती है। ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, विलुप्त होने लगे जाती है। धीरे धीरे ये क्या होने लग जाती है, समाप्त होने लगे जाती है। इसके अंतर्गत आपका क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमेटिन होता है जो कि अब आपके किस रूप में बदलने लग जाता है, गुणसूत्र के रूप में बदलने लगे जाता है। साथ साथ में ये क्या पाए जाते हैं, तारक काय पाए जाते हैं जो विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे जाते हैं, और इनसे आपके तर्कु तंतु हैं ये बनना क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। तर्कु तंतु बनना क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। तो क्या क्या है, देखो इस दौरान क्या क्या बदलाव आया है। सबसे पहली बात, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, कोशिकांग, विलुप्त होने लगते हैं। वैसे तो इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, समसूत्री विभाजन होता है वैसे ही होता है, जस्ट विलुप्त होने लगते हैं, धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। दूसरी बात, तारक काय होते हैं, ये दोनों तारक काय विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे जाते हैं और उनसे क्या बनने लगते हैं, तर्कु तंतु बनने लगते हैं। तारक काय, सॉरी, तारक काय विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तथा इनसे तर्कु तंतु बनने लगते हैं। दूसरा अंतर यह आ जाएगा, ये जो पहले क्रोमेटिन था अब ये थोड़ा मोटे रूप में बदलने लग गया है। कहने का मतलब यह हो गया कि क्रोमेटिन है अब संघनित होकर किसका रूप ले रहा है, गुणसूत्र का रूप लेने लग गया है। हालांकि अभी तक पूर्ण रूप से गुणसूत्र जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गुणसूत्र का रूप लेने लग गया है। तो इसमें तीसरी बात याद रखना, क्रोमेटिन तंतु संघनित का मतलब होता है इकट्ठा होना। पहले पतले पतले तंतु के रूप में था, अब यह कैसा होने लग गया है, इकट्ठा होने लग गया है। और संघनित होकर किस रूप में बदल रहा है, संघनित होकर गुणसूत्र के रूप में गुणसूत्र के रूप में बदल गया है। तो ये तीन मुख्य चीजें हैं जो आपको प्रोफेज सेकंड के बारे में याद रखनी है। और ऐसी की ऐसी चीज ही हमने समसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था थी उसके अंतर्गत देखी थी। यही सारी अवस्थाएं हमने देखी थी। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। बाकी ये क्या है, तारक काय है, ये क्या है भाई,
यहां पर हम केंद्रिका बना देते हैं, केंद्रिका है, ये क्या है, केंद्रकी, झिल्ली है, और ये कोशिका है। तो ये सारे के सारे परिवर्तन हो गए हैं प्रोफेज सेकंड में। प्रोफेज सेकंड के बाद में कौन सी अवस्था आ जाएगी? अभी प्रोफेज सेकंड के बाद में आएगी आपकी मेटाफेज सेकंड। कौन सी अवस्था आ जाएगी भाई? मेटाफेज सेकंड। तो अब बात करते हैं मेटाफेज सेकंड की। हम बात कर रहे हैं मेटाफेज सेकंड। इसमें क्या हुआ है भाई? देखो, केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। अंदर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं दिख रही है। आपके यहां पर दोनों ध्रुवों पर क्या उपस्थित है? दोनों ध्रुवों पर तारककाय उपस्थित है। इसके साथ साथ में क्या है कि जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र हैं, ये आपके मध्य रेखा पर क्या हो गए हैं? उपस्थित हो जाते हैं। किस पर उपस्थित हो जाते हैं? मध्य रेखा पर। इनसे क्या होता है कि इनका जो सेंट्रोमियर होता है उनसे तर्कुतंतु होते हैं, ये जुड़े जाते हैं। तर्कुतंतु गुणसूत्र के किससे जुड़ जाते हैं? सेंट्रोमियर पर जो काइनेटोकोर पाया जाता है, एक डिस्क जैसी संरचना पाई जाती है, उससे जुड़े जाते हैं। इसकी सबसे मुख्य घटना यही है कि ये गुणसूत्र हैं जो पहले एकदम पतले पतले थे, अब आपके एकदम मोटे गुणसूत्र हो गए हैं। सबसे ज्यादा इसी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा क्या हुआ है कि ये तर्कुतंतु हैं, ये गुणसूत्र बिंदु पर उपस्थित एक डिस्क जैसी संरचना होती है, उससे जुड़े जाते हैं। यह हुआ है आपका किसमें? मेटाफेज सेकंड के अंतर्गत। तो क्या क्या हुआ है? देखो भाई, सबसे पहली बात क्या हुआ है? गुणसूत्र पूर्ण रूप से दिखाई देने लगते हैं तथा मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये एकदम बीच पर व्यवस्थित हो जाते हैं, दोनों ध्रुवों के बीच में। फिर दूसरा क्या है कि तारककाय से निकले हुए जो तर्कुतंतु हैं वो आपके इस सेंट्रोमियर पर उपस्थित काइनेटोकोर से जुड़े जाते हैं। तर्कुतंतु गुणसूत्र बिंदु पर उपस्थित काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। उनसे क्या हो जाते हैं भाई? जुड़ जाते हैं। जुड़ गए। अब इसके बाद में एक अवस्था आएगी, मेटाफेज के बाद में कौन सी अवस्था आएगी? एनाफेज सेकंड। और एनाफेज सेकंड में क्या होगा? देखो, एनाफेज सेकंड में जो ये प्रत्येक गुणसूत्र है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक गुणसूत्र है, इसके अंतर्गत दो अर्ध गुणसूत्र हैं।
कहने का मतलब टोटल कितनी है भुजाएं दिख रही है आपको? 4, जिसमें से 2 भुजाएं आपकी एक अर्ध गुणसूत्र बना रही हैं और 2 हैं वो एक बना रही हैं। तो ये जो गुणसूत्र है बीच में से फट जाएगा, गुणसूत्र बिंदु का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा, जैसा कि किसमें हो रहा था? समसूत्री विभाजन में हो रहा था। तो प्रत्येक गुणसूत्र है 2 हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड हो गया। इसी गुणसूत्र का आधा हिस्सा उधर चला गया, आधा इस तरफ चला गया, इसका भी आधा उधर चला गया और आधा इस तरफ चला गया। इस गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होना और उसके बाद में प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र का अपने ध्रुवों की ओर गति करना, यह सबसे मुख्य विशेषता है किसकी? एनाफेज की। तो अभी हम क्या देख रहे हैं भाई? अभी हम देख रहे हैं तीसरी अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं? एनाफेज सेकंड। और क्या हुआ है देखो डायग्राम में, देखो पहले तो यह हमारी कोशिका थी, यह कोशिका के दोनों ध्रुवों के ऊपर उपस्थित इनके क्या है? तारक काय। अब क्या होता है कि यह गुणसूत्र है, यह 2 हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड हो जाएगा। जो प्रत्येक गुणसूत्र था ये 2 हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड हो गया। जैसे ये गुणसूत्र था, इसकी 2 भुजाएं इस तरफ चली गई, 2 इस तरफ, मतलब आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। ऐसे ही आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। तो इस प्रकार से ये डिवाइड हो जाता है। और आपको पता ही था कि इस बिंदु से क्या जुड़ा हुआ था? क्रोमेटिड जुड़ा, वो सॉरी तर्कुतंतु जुड़े हुए थे। इस तरफ यहां पर भी जुड़े हुए हैं। अब ये तर्कुतंतु खिंच रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं, जिसके कारण से ये गुणसूत्र इस ध्रुव की तरफ जा रहे हैं और ये वाले इस ध्रुव की तरफ। ध्यान रखने की बात यह है कि जब ये एक्सेस से गति करते हैं तो गुणसूत्र बिंदु होता है, ये ध्रुवों की ओर होता है, और इसकी भुजाएं होती हैं ये मध्य भाग की ओर होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या क्या परिवर्तन आया है भाई इस दौरान? देखो, गुणसूत्र बिंदु विभाजित होकर 2 अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। तथा अपने ध्रुव की ओर गति करने लगते हैं। गति करने लगते हैं, ये इस तरफ और ये इस तरफ। गति करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि गुणसूत्र बिंदु है ये ध्रुव की ओर है और जो भुजाएं हैं वो किस भाग की ओर हैं? मध्य भाग की ओर हैं। गति करते समय गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर तथा भुजाएं मध्य भाग की ओर होती हैं। मध्य भाग की ओर होती हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा क्या कौन सी अवस्था होती है? एनाफेज सेकंड। तो अभी तक हमने जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड था उसकी टोटल 3 अवस्थाएं थी वो देख ली हैं। टोटल 3 अवस्थाएं देख ली हैं। और अभी हमारा कौन सी अवस्था बच रही है? चौथी और अंतिम अवस्था बच रही है, जिसका नाम होता है टीलोफेज सेकंड। जिसका नाम होता है टीलोफेज सेकंड। देखो भाई,
4 नंबर की अवस्था है जिसे हम कहते हैं टीलोफेज सेकंड। सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं भाई। जो आपकी कोशिका झिल्ली थी वो आपके बीच में से दब गई है, और ये जो दोनों ध्रुव थे उसकी तरफ आपके केंद्रक हैं, वो झिल्ली वापस से बनने लग गई है। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र थे वो आपके मूल स्थान पर पहुंच चुके हैं, ध्रुवों की ओर पहुंच चुके हैं। तो क्या हो रहा है भाई, देखो कि यहां पर एक तारक केंद्र है और इसके साथ साथ में यहां पर आपके क्या बनने लग गई है, केंद्रक झिल्ली दोबारा से बनने लग गई है। इसके इस तरफ भी क्या है, केंद्रक झिल्ली दोबारा बनने लग गई है। ये गुणसूत्र हैं, ये वापस से असंगठित होने लग गए हैं। अन्य कोशिकांग हैं वो भी बनने लग जाते हैं। केंद्रिका है वो भी बने जाती है। तो इस प्रकार से एक कोशिका के अंदर कितने केंद्रक हो जाते हैं, 2 केंद्रक हो जाते हैं। तो भाई देखो यहां पर क्या हुआ है, केंद्रक झिल्ली बन गई है, ये क्या है, खांच बन गई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्रोमेटिन तंतु, ये केंद्रिका। तो ये सब कुछ वापस बने जाते हैं। तो अल्टीमेटली एक कोशिका के अंतर्गत विभाजित होकर 2 केंद्रक बने जाते हैं। तो क्या क्या हुआ है देखो, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, कोशिकांग, पुनः बनने लगते हैं। गुणसूत्र, क्रोमेटिन में बदलने लगते हैं। दोनों ध्रुवों की ओर दो केंद्रक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 केंद्रक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बने जाते हैं। तो ये हो गया हमारी कौन सी अवस्था, टीलोफेज सेकंड। अब ध्यान से देने की बात यह है कि टीलोफेज सेकंड होने के बाद में जब केंद्रक का विभाजन हो गया, उसके बाद में जो ये कोशिका द्रव्य है इसका भी विभाजन होगा, और ये जो खांच है ये गहरी होगी, और गहरी होकर अल्टीमेटली बीच में से आपकी मिक्स हो जाएगी, और एक कोशिका ये बन जाएगी, एक ही ये बन जाएगी। कहने का मतलब क्या होगा कि यहां पर एक कोशिका ये बन गई है, दूसरी ये बन गई है, दोनों के अंतर्गत आपके क्या हैं, केंद्रक हैं। इनमें क्रोमेटिन तंतु बन गए हैं, केंद्रिका है, और अन्य सारे कोशिकांग हैं वो उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाती हैं, संतति
कोशिकाएं बने जाती हैं। और ये जो प्रक्रिया है, जब दो केंद्रक होने के बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस, अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन, ये इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होता है, ये पूर्ण होता है। हमने देखा था कि अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट जब कंप्लीट हुआ था तब 2 कोशिकाएं बनी थी। अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड कंप्लीट हुआ है तो 2 से कितनी बन जाएंगी? टोटल 4 कोशिकाएं बने जाती हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि ये चारों कोशिकाएं होती हैं, ये आपकी कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है अपनी पूर्ववर्ती जनक कोशिका से आधी ही होती है। तो हमने समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों को कंप्लीट देख लिया है। इसके बाद में ये जो अर्धसूत्री विभाजन हमने पढ़ा है, इस अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये हमारे काम में आता है। तो देखो भाई, अब हम क्या देखने वाले हैं? अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। सबसे पहली बात कि जो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, इससे किसका निर्माण होता है? ये जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में। और इससे युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। अगर अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो युग्मकों का निर्माण नहीं हो पाता, और युग्मकों का निर्माण नहीं हो पाता तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या है वो समान नहीं रह सकती थी। कैसे भाई? देखो, मान लो मनुष्य की कोशिका है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। अब मनुष्य का जब जन्म होता है तो माता पिता से बनता है, या जो नई संतति को जन्म देंगे तो माता और पिता देंगे। तो मान लो ये पिता थे जिसके अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या थी 46, माता है उसके अंतर्गत भी गुणसूत्रों की संख्या है 46। अब सपोज करो कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, तो इससे जो कोशिकाएं बनती उसमें भी गुणसूत्र कितने होते? 46। इसमें भी कितने होते? 46। और ऐसे ही इसकी जो कोशिकाएं होती उसमें भी कितने होते? 46 ही गुणसूत्र होते। अब इनके संयोजन से या लैंगिक जनन से जो भी संतति बनती उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती? 92। कितने गुणसूत्र हो जाते? वही 92। तो माता पिता में 46 फिर 92। अब 92 वाले के फिर पुत्र या पुत्री होती, संतति होती, तो उसमें तो और भी ज्यादा हो जाते। तो ऐसे तो गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी थी वो अधिक होती जाती। किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या है वो समान कैसे रहती? तो किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, क्योंकि क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये नहीं होता, किसके कारण नहीं होता है? अर्धसूत्री विभाजन के कारण नहीं होता है। तो पहला कारण यही है, जनन कोशिकाओं में होता है और इससे क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। युग्मकों का क्या होता है? निर्माण। जिससे क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या नियत बनी रहती है। पहला महत्व तो यह है अर्धसूत्री विभाजन का। दूसरा महत्व देखो भाई,
दूसरा महत्व देखो, हमने पढ़ा है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें एक घटना होती है जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और उस क्रॉसिंग ओवर के कारण से जीन विनिमय होता है। कहने का मतलब समजात गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं उनकी अदला बदली हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो संतति होंगी उसमें नए नए लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं, अर्थात विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और यही विभिन्नताएं हैं आपकी जैव विकास के लिए क्या होती हैं, सहायक होती हैं। नई जातियों के निर्माण के लिए क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तो दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन से या अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर से जीन विनिमय होता है, जिससे जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और इसी कारण से एक ही माता पिता की संतान होती हैं वो एक जैसी दिखाई नहीं देती हैं। भाई अलग अलग आपके हो सकता है किसी समय कौन सा जीन बदल जाए, किसी समय कौन सा जीन बदल जाए, जिसके कारण से जो संतति होंगी उसमें क्या होगा कि वो विभिन्नताएं दिखाई देंगी। एक ही माता पिता की संतान है, उनमें कुछ विभिन्नताएं हैं, कुछ अलगाव है, वो हमें दिखाई देगा। और इसी अर्धसूत्री विभाजन के कारण से एक ही माता पिता की संतान है वो एक जैसी दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट देखो भाई, विभिन्नताओं से नई जातियों का विकास होता है। विभिन्नताओं से नई जातियों का विकास होता है, अतः जैव विकास में सहायक होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये जैव विकास में क्या होता है, सहायक होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है उसका क्या महत्व होता है। 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या नियत बनी रहती है, इससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिससे एक ही माता पिता की संतान होती हैं वो अलग अलग दिखाई देती हैं, और साथ साथ में आपकी नई जातियों का क्या होता है, विकास होता है। तो ये सब कुछ हमने देख लिया है। हमने समसूत्री विभाजन को भी देखा, हमने अर्धसूत्री विभाजन को भी देखा। समसूत्री विभाजन के साथ हमने समसूत्री विभाजन का महत्व पढ़ा था, अर्धसूत्री विभाजन के साथ अर्धसूत्री विभाजन का महत्व पढ़ लिया है। अब अंत में एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ने वाले हम, वो ये है कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होते हैं। यदि उन दोनों के अंतर को हम एक जगह पर देख लें तो हमारी ये दोनों चीजें हैं ये आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलो अब हम देखने वाले हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या अंतर होते हैं। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, बस उनको हम एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं समसूत्री विभाजन,
और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। दोनों में अंतर देखते हैं। सबसे पहला अंतर जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि ये किन कोशिकाओं में होता है। जो आपका समसूत्री विभाजन होता है ये हमारी नॉर्मल सामान्य कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कायिक कोशिकाएं, उनमें होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन होता है ये किसके अंतर्गत होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। तो पहला अंतर तो यही है। पहला अंतर क्या है? कोशिका कौन सी है। तो कौन सी कोशिका में हो रहा है? ये हो रहा है कायिक कोशिका में, और ये हो रहा है हमारा किसमें? जनन कोशिकाओं में। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा क्या अंतर होता है भाई? समसूत्री विभाजन होगा तो उससे कितनी कोशिकाएं बनेंगी? जो एक समसूत्री विभाजन होता है उनसे 2 कोशिकाएं बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक अर्धसूत्री विभाजन के बाद में टोटल कितनी कोशिकाएं? 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो दूसरा हो जाएगा संख्या। कितनी बनती हैं इससे? 2 कोशिकाएं। या इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 संतति कोशिकाएं। और इससे क्या बनती हैं आपकी? 4 संतति कोशिकाएं। इसकी जो संतति कोशिकाएं हैं उसको हम नॉर्मली भी कोशिकाएं ही कहते हैं, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? युग्मक कहा जाता है। तीसरी गुणिता। देखो यहां पर जो संतति कोशिकाएं हैं, जनक कोशिका 2n थी, संतति कोशिका भी क्या है? 2n। मतलब द्विगुणित ही जनक कोशिका, द्विगुणित ही संतति कोशिका। इसमें क्या होता है? जनक कोशिका होती है द्विगुणित और संतति कोशिका होती है अगुणित। संतति कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। इसके बाद में कहने का मतलब यहां पर गुणसूत्र हैं वो कैसे होते हैं? समान ही रहते हैं। यहां गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? कम, या फिर क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। नेक्स्ट भाई चौथा अंतर क्या देखेंगे? चरण। देखो समसूत्री विभाजन होता है वो एक ही चरण में पूर्ण हो जाता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन होता है वो 2 चरणों के अंतर्गत पूर्ण होता है। तो इसमें केवल कितना चरण होता है? 1 चरण पाया जाता है। और ये कितने चरणों में पूर्ण होता है? 2 चरणों में पूर्ण होता है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? समसूत्री विभाजन क्यों होता है? जो नई कोशिकाएं बनती हैं जैसे घावों को भरने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, तो इनके लिए होता है। और ये किसके लिए होता है? युग्मक निर्माण के लिए होता है। तो इसका उद्देश्य है क्या? वृद्धि, मरम्मत। वृद्धि और क्या होता है? मरम्मत। इसका उद्देश्य क्या है? युग्मकों का निर्माण। इसका उद्देश्य क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारे समसूत्री और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है
उसके अंतर्गत आपके अंतर पाए जाते हैं। एक और दो और भी अंतर हो सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। जैसे एक अंतर आप यहां पर यह भी लिख सकते हो कि इसमें जो अवस्थाएं हैं, इसमें क्या होती हैं कि सामान्य रूप से होती हैं, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसे होती हैं। इसमें प्रोफेज फर्स्ट होता है, उसमें क्या होती हैं, उप अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। उसमें क्या पाई जाती हैं, उप अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। तो ये सारे के सारे इनमें क्या होते हैं, अंतर होते हैं। तो अभी हमने समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है वो भी देख लिया है। तो ये कंप्लीट हमारा कोशिका विभाजन था, कोशिका चक्र था, उसका जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने कोशिका चक्र को भी पढ़ लिया। उसके बाद में हमने देखा है कि कौन कौन से कोशिका विभाजन होते हैं, जिसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन भी देख लिया, इनके महत्व भी देख लिए, और साथ साथ में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं उनको भी हमने देखा है। तो इस प्रकार से हमारे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आगे आने वाली वीडियो के अंतर्गत हम इस कोशिका विभाजन से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न हैं वो लेकर आने वाले हैं। इस कारण आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखें। यदि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।